हाय एवरीवन, आज हम करेंगे रिवीजन क्लास का पार्ट 4। आज हम करेंगे रिवीजन क्लास का पार्ट 4। तो हम पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, पहला क्वेश्चन रहेगा नंबर 22 का। नंबर 22 में ये दिया है क्वेश्चन, स्टेट द इवेंट occur during the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करता है और हमको देता है C6H12O6, उसके साथ साथ 6H2O और 6O2 ये हमको देता है। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन दिया है, और दिया है is it essential that these steps take place one after another immediately? ये पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, क्या वो स्टेप्स वन बाय वन होना चाहिए? देखो, स्टेप से मेरा मतलब ये है, पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में जो वाटर होता है हमारा, वाटर के ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और हमको ग्लूकोज देता है। दिस इज सेकेंड स्टेप। तो वो पूछ रहा है कि ये जो स्टेप है, एक के बाद दूसरा स्टेप आएगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यस, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका यस। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा यस। पहले स्टेप खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। लेकिन जो ज़ेरोफाइट प्लांट होता है, ज़ेरोफाइट प्लांट मतलब डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये डेजर्ट प्लांट एक एक्सेप्शन केस होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट क्या करता है, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाए, ठीक है। ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड। मान लीजिए ये आपको कोई कंपाउंड दिया है, ये कोई कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको बर्न कर देंगे, इसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा, धुआं निकलेगा। फिर क्या करेंगे, इस धुएं को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस में पास करेंगे, ठीक है। अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो डेफिनेटली ये कार्बन से बना होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया है, विथ ए वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है 2 और 4। तो ये है K सेल और ये है L सेल।
तो इसका वैलेंस शेल हो गया L, ठीक है। और वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये क्या करता है, शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोई एलिमेंट के साथ शेयर करता है, और शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजंस। ये पूछ रहा है कि हमारे पास तो तकरीबन 118 एलिमेंट्स है, तो उनमें से कार्बन के कंपाउंड्स लगभग 94% कंपाउंड सिर्फ कार्बन के हैं, सिर्फ 94% कंपाउंड कार्बन के हैं। तो ये पूछ रहा है कि कार्बन के पास ऐसा क्या है जिसके चलते इसके पास इतने सारे कंपाउंड से बनाता है, ऐसा क्या है। तो कुछ सर्टन रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है कार्बन का साइज। कार्बन का साइज बहुत ही छोटा है, इसीलिए वो हर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट, कार्बन के पास क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके चलते ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। और नेक्स्ट, कार्बन क्या करता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कार्टिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कार्टिनेशन, हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन्स है जिसके चलते कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बहुत ही आराम से बना लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिया है, टेबल के ऊपर कोई सब्सटेंस के नाम भी लिखे हैं और ये किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे कुछ सैंपल दिया है P। अब ये P अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है। ये कॉपर सल्फेट है, इसको कैल्शियम सल्फेट लिख दिया है। ये कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, थोड़ा ध्यान से, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो PQRS एलिमेंट्स हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार आपको लिखना है। इसका मतलब ये है जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो रहेगा आगे। अब यहाँ पे देखो, ये S को देखो आप, S किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता तो ये रहेगा सबसे आगे, ये सबसे कम रिएक्टिव है। इसके बाद आप अगर देखोगे यहाँ पे R को देखो, R तीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, 3 रिएक्शन नहीं करता, 1 रिएक्शन करता है। इसका मतलब R उसके बाद नेक्स्ट वीक है। अब आएगा यहाँ पे आप देखिए P आएगा, क्योंकि P सिर्फ 2 के साथ रिएक्शन करता है और जो Q है वो सब के साथ रिएक्शन करता है, तो सबसे हाईली रिएक्टिव हो जाएगा आपका Q, SRPQ। दिस इज द अरेंजमेंट
ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम रिटर्न आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट। देखो आपका Q है, अब ये Q को देखो, अब ये Q को देखो, Q कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। अगर करता है तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो कैसा होगा? देखो Q प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये Q कॉपर को रिप्लेस कर देगा, आपको मिलेगा Q सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है आपको और ये वाइट लाइट और यहाँ से रेड लाइट बाहर आ रहा है रिफ्रैक्शन, और ये वायलेट लाइट बाहर आ रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द above phenomenon in the lab as a white light passes through a prism. Among many other colors, he observed the position of the two colors, red and violet. What is the phenomenon? ये पूछा है कि ये phenomenon को हम क्या कहेंगे? सो इसे हम कहते हैं क्या? डिस्पर्सन। इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन, इसे कहते हैं डिस्पर्सन कहते हैं। ओके, व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसीलिए होता है अगर वेवलेंथ होगा हाई तो बेंडिंग हो जाएगा लो, वेवलेंथ होगा लो तो बेंडिंग हो जाएगा हाई। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड किया है, वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है वायलेट, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ बहुत ही कम है और रेड का वेवलेंथ बहुत ही हाई है, इसीलिए रेड की जो बेंडिंग है सबसे कम हुई है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ हाई सो बेंडिंग इज लो, वायलेट का वेवलेंथ बहुत ही कम है इसीलिए वायलेट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे वायलेट। रेड का वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा, वायलेट का वेवलेंथ है सबसे कम, तो रेड बेंड करेगा सबसे कम और वायलेट बेंड करेगा सबसे ज़्यादा। एकदम करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट 5 में बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, और ये जो गेम होते हैं जैसे कोई पबजी या फ्री फायर वाले गेम, इन मोबाइल के गेमों से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, ज़्यादा मत खेलिए, इससे दूर रहिए। अभी आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर।